तो यार देखो, मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया टर्म शीट क्या होती है। अगर आपको फंड रेजिंग करनी है तो टर्म शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्वेस्टर आपको विदाउट टर्म शीट के पैसे नहीं देता। विदाउट टर्म शीट के आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट के ऊपर वो साइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता। तो टर्म शीट के अंदर ऐसा क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, आगे चल के आप करते हैं। देखो, टर्म शीट का मतलब साफ होता है कि यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपको फंडिंग कब मिलेगी, आपके पास कितनी पावर होगी, इन्वेस्टर के पास कितनी पावर होगी, और इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, राइट। तो देखो, इसके अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो आपको ये लिखना पड़ता है पार्टीज के बारे में। यानी कि भाई इस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, टर्म्स एंड शीट्स के अंदर, टर्म शीट के अंदर आपको ये लिखना है कि आपकी कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। मतलब कि क्या, कंपनी, जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है वो, और जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने वाला और पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, यानी कि दो पार्टी होगी, राइट। तो इन दोनों पार्टी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट आता है वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट टाइप कौन सी है, यानी कि जो आपके पास पैसा मिलने वाला है वो डेब्ट में मिलने वाला है या इक्विटी में मिलने वाला है, ये भी आपको लिखना पड़ता है। जो थर्ड पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो जो पैसा होता है उसका अमाउंट कितना है, राइट। मतलब कि 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो कितना करोड़ का अमाउंट है, ये आपको लिखना पड़ता है अमाउंट के अंदर। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये होता है, इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ता है कि डिसबर्सल। डिसबर्सल मतलब कि क्या, कि आपको वो पैसा, आपने मान लेते हैं आपको भाई 10 करोड़ रुपए मिलने वाला है, तो डिसबर्सल के अंदर आपको ये लिखना पड़ता है कि ये जो 10 करोड़ होता है ये आपको कब तक मिलेगा, राइट। मतलब कि अगर ये 5 करोड़ रुपए अर्जेंट में चाहिए पहले 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बाकी का 5 करोड़ आपको चाहिए मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो ये क्या होता है, ये डिसबर्सल होता है कि आपको पैसा कब और कैसे चाहिए, कितना अर्जेंट चाहिए। तो ये होता है डिसबर्सल के अंदर। अब बारी आती है भैया पांचवें पॉइंट की। जो पांचवा पॉइंट ये होता है कि टेन्योर, यानी कि देखो जो भी डील होती है ना वो, देखो वो पर्टिकुलरली जीवन भर के लिए तो नहीं होती है, राइट। इन्वेस्टर आपके पास में आता है पूरी जिंदगी के लिए नहीं आता है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है वो आपके पास में। तो ये होता है टेन्योर, यानी कि भाई उसका कार्यकाल कितना रहेगा आपके कंपनी के अंदर। और उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है भाई 6 पॉइंट, वो होता है भैया इंटरेस्ट रेट। यानी कि अब देखो जो उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उसके अंदर भी उसको आप कितना रिटर्न दे रहे हो, ये भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि भैया अभी हम आपकी कंपनी 10 करोड़ वैल्यूएशन की, 10 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन बन जाएगी, और 5 साल बाद हम 1000 करोड़ के बन जाएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ पे कितना उसको रिटर्न मिलने वाला है, कितना % का इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने वाला है। ये होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, ये चीज़ होती है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उसका जो रिटर्न रेट होगा वो कितना होगा इन्वेस्टर के लिए। अब बारी आती है भैया 6 पॉइंट की। जो 6 पॉइंट ये होता है, इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ता है कि भैया अब उसकी ये होती है भाई, मतलब कि उसकी फीस, कि देखो जो इन्वेस्टर होता है ना वो जब भी आपके कंपनी के अंदर आता है या फिर जब भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आता है ना, तो वो ये जरूर देखता है कि उस आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि भाई उसको उस कंपनी से एग्जिट कैसे मिलेगा, IPO से मिलेगा या फिर किससे मिलेगा, राइट। IPO से मिलेगा या फिर किसी थर्ड पार्टी से आप उसके शेयर खरीदवा दोगे या फिर आप खुद बायबैक कर लोगे, तो ये होती है एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड शीट के अंदर जो 6वां पॉइंट होता है एग्जिट का, वो आपको लिखना पड़ता है इसके अंदर जो 7वां पॉइंट होता है, राइट। अब बारी आती है भैया 8वें पॉइंट की। जो 8वां पॉइंट होता है वो होता है फीस। मतलब कि भैया आपके पास में, भैया अब देखो फीस कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी इन्वेस्टर आपके पास आता है, राइट, जब आपके पास वो इन्वेस्टर आता है तो जाहिर है वो आपके कंपनी के अंदर आपकी पहले सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद में क्या करता है, वो वेरिफिकेशन के लिए ड्यू डिलीजेंस करता है। अब ड्यू डिलीजेंस कौन करता है, ये कंपनियां करती है बड़ी बड़ी। तो ये आपको कंपनी को वेरीफाई करती है कि आपने जो भी बताया वो सच है या नहीं है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद में एक ये ड्यू डिलीजेंस वाली कंपनियाँ होती है, वो तय करती है कि ये आपने जो भी बोला वो सच है या गलत है। इसके बाद में जो इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो ड्यू डिलीजेंस होता है वो इन्वेस्टर साइड से होता है, लेकिन उसकी जो पैसे होते हैं वो आपसे लेता है, समझ रहे हो आप। तो वहाँ पे आता है फीस, जो कि होता है 8वां पॉइंट। अब 9वां पॉइंट ये होता है कि भैया राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। अब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब कि क्या, अब ये पॉइंट के अंदर मान लेते भैया आपके अंदर भाई इन्वेस्टर आ गया। अब ये इन्वेस्टर आपके पास आ गया जिसने भैया 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से पकड़ लेते हैं, उसने शेयर खरीद लिए। अब आपके पास दूसरा इन्वेस्टर आता है, वो आपको कहता है इस इन्वेस्टर के बाद में कि मैं आपके जो शेयर हो गए ना
मैं 70 रुपये से खरीद लूँगा। कितने से खरीद लूँगा? 70 रुपये से मैं आपके वो शेयर खरीद लूँगा। तो यहाँ पे आपको तुरंत हाँ नहीं बोलना होता है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर से जाके पूछना पड़ता है, इन्वेस्टर को आपको मीटिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे उनसे बात करनी पड़ती है, ये कंपनी आई है इन्वेस्ट करने के लिए और ये कह रही है कि ये 70 रुपये का एक शेयर खरीदेंगी। अगर इन्वेस्टर ने हाँ कहा तभी आपको उसको उसके शेयर बेचने, नहीं तो आपको शेयर नहीं बेचने हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑफ रिफ्यूज़ल। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो इन्वेस्टर आपको सीधा जेल के जाएगा, जेल के अंदर, यानी कि कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट की बात आ रही है, मतलब कि क्या होता है, आप कोर्ट की बात यहाँ पे आइए तो यहाँ पे आता है भाई आर्बिट्रेशन एंड जुडिशन। मतलब कि क्या कि जब मान लेते हैं आपके और आपके जो भी आपके सहयोगी, यानी कि जो भी आपके इन्वेस्टर है, निवेशक है, ये जब भी आपके पास आते हैं, मान लेते हैं आपका और इनका कभी झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा कौन सॉल्व करेगा? आर्बिट्रेशन सॉल्व करेगा या जुडिशन सॉल्व करेगा? आर्बिट्रेशन यानी कि भैया कोई एक थर्ड बंदा होता है जो कि आपको हेल्प करता है कॉम्प्रोमाइज़ करने में, और फिर भी वहाँ से नहीं होता है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर लिखना पड़ता है आर्बिट्रेशन और जुडिशन के अंदर कि आपके पास कौन है आर्बिट्रेशन के लिए, और जुडिशन के लिए कहाँ पे जाना है, मतलब किस वकील के पास जाना है वगैरह वगैरह, ये बातें होती है यहाँ पे इसके अंदर। अब इसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो झगड़ा किस वजह से होता है? ज़्यादातर बोर्ड सीट्स वगैरह इनके वजह से होता है। तो यहीं पे आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो होता है भैया नंबर ऑफ बोर्ड सीट, यानी कि भैया 11 पॉइंट होता है नंबर ऑफ बोर्ड सीट का। मतलब कि भैया आपके पास कितनी बोर्ड सीट है। देखो आपके पास अगर ज़्यादा बोर्ड सीट रहती है तो आपके पास ज़्यादा पावर रहती है कंपनी की, क्योंकि देखो अगर आपने बोर्ड सीट ज़्यादा इन्वेस्टर को दे दी ना तो वो आपको आपके कंपनी से निकाल देगा। जैसे स्टीव जॉब्स को निकाला गया था। स्टीव जॉब्स को क्यों निकाला गया था? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर को ज़्यादा बोर्ड सीट दी थी, जिसके कारण ये हो गया कि पावर सीधा बोर्ड सीट के हाथ में चला गया, जिससे उनको कंपनी से बेदखल किया गया। इंडिया के अंदर देखोगे तो ये सेम केस हुआ था Housing.com के साथ में, उनके CEO के साथ में। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको आपके पास लगभग 51% पावर की वाली बोर्ड सीट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम 51% बोर्ड सीट होनी चाहिए कंपनी की, अगर आपको कंपनी के अंदर पावर में रहना है। यानी कि आपके पास 50 से 1% ज़्यादा, मतलब कि आपके पास भैया बोर्ड सीट ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपको पावर में रहना है तो। उसके बाद में आता है भैया वोटिंग शेयर, मतलब कि वोटिंग पावर एक तरीके से। आप देखो जो कंपनी होती है ना उसके अंदर क्या होता है, जब वो कंपनी मान लेते हैं IPO करती है। अब रिलायंस है, आप देखो रिलायंस के बाद रिलायंस शेयर मार्केट में अभी लिस्टेड है, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और उनके कई सारे जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, राइट, दूसरे जो लोकल इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं अपना पैसा वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं ना, ये छोटे इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, तो जाहिर है इनको वोटिंग पावर नहीं देती है कंपनी। अब देखो रिलायंस के अंदर अब जितने भी कंपनी होती है बड़ी जितने भी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, तो उनके पास जो छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं जो शेयर मार्केट के थ्रू आते हैं, उनको वो ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं देते। अब क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पे वो लोग ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर मान लेते इनके पास वोटिंग पावर अगर ज़्यादा हो गई तो अगेन ये कंपनी के मालिक को भी बेदखल कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ हो सकती है। इसलिए जो वोटिंग पावर होती है ना वो बहुत कम लोगों को दी जाती है। ज़्यादातर ये वोटिंग से बोर्ड सीट के वालों के लोगों के पास में ये होती है। अब उसके बाद में आता है भैया 12 पॉइंट होता है भैया डिसीजन मेकिंग का। मतलब कि भैया डिसीजन मेकिंग किसके पास होगा? तो देखो डिसीजन मेकिंग उसी के पास होता है जिसके पास में बोर्ड सीट ज़्यादा होती है। जाहिर है क्लियर बात है, अगर आपके पास बोर्ड सीट ज़्यादा है तो जाहिर है आपके पास डिसीजन की पावर भी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास भैया बोर्ड सीट कम है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना पड़ता है कि भैया जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो बोर्ड सीट के अंदर रहेगी। बोर्ड सीट ज़्यादा जिसके पास होगी उसी के पास रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यानी कि भैया देखो मान लेते हैं आप कंपनी के फाउंडर हो और कंपनी का CEO कोई और है, तो यहाँ पे जो डिसीजन एक्चुअल पावर होती है वो कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो CEO होता है ना वो क्या करता है, कंपनी को बढ़ाने की बात करता है, नए नए प्रोडक्ट लाता है, नई नई कंपनी को मुश्किलों से बाहर निकालता है, ऊंचाई पे लेके जाता है। लेकिन जब कोई दूसरी कंपनी खरीदने की बात आती है, राइट, जब अपने वर्टिकल्स को बढ़ाने की बात आती है, तब वो जो बोर्ड सीट होती है ना उससे परमिशन ली जाती है नई कंपनी को खरीदने के लिए या फिर किसी कंपनी में पैसा लेने के लिए। और ये जो पावर होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे कंपनी डूब भी सकती है इस चीज़ की वजह से। तो ये पावर जो होती है ज़्यादातर बोर्ड सीट के पास होती है, और बोर्ड सीट सबके पास जितने बोर्ड सीट आपके पास ज़्यादा उतनी पावर आपके पास ज़्यादा, राइट। अब उसके बाद में जो आता है ना वो 14 पॉइंट ये होता है, वो होता है कि नॉन डिस्क्लोजर एंड एक्सक्लूसिविटी। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब देखो अगर अभी आपने क्या किया है, अभी आपने भैया इन्वेस्टर से आप बात कर रहे हो, आपने टर्म्स कंडीशन शीट साइन कर ली, तो
अगर आपने साइन कर दिया तो आप इस डील के बारे में तब तक किसी को नहीं बता सकते जब तक ये डील सक्सेसफुल नहीं होती, राइट। और रही बात एक्सक्लूसिविटी की, तो यहाँ पे क्या होता है एक्सक्लूसिविटी में कि मान लेते हैं आप अभी डील कर रहे हो और आपके पास और एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि मैं आपको इतना देता हूँ, तो जब तक वो इन्वेस्टर जहाँ से आपकी करंट डील चल रही है वो ना नहीं बोल देता तब तक आप उसके साथ काम नहीं कर सकते जो सेकेंड वाले इन्वेस्टर के साथ में। तो ये होता है एक्सक्लूसिविटी, समझे आप। जो लास्ट का जो पॉइंट होता है 15 पॉइंट ये होता है भैया कि ड्यूरेशन ऑफ फाइनल एग्रीमेंट। जी हाँ, इसी के अंदर आपको पता चल जाता है कि जो लास्ट का एग्रीमेंट वो कब तक साइन हो जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट कब साइन होगा, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा। तो यहाँ पे आपको टाइम लिखना पड़ेगा कि आपको भैया कब तक ये चाहिए पैसा, आपको भैया 100 महीने में चाहिए, सॉरी आपको भैया ये 100 दिनों में चाहिए, 20 दिनों में चाहिए, 10 दिनों में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टर ने साइन कर दी तो वो उसी टाइम के अंदर हो जाता है, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।